नमस्कार साथियों, मैं मोहन पाठक और फिर लेके आ गया हूँ मैं सामाजिक अध्ययन सीटेट और यूपी टेट के लिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके, जिनको लेके आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना रहता है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं, ठीक है। जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका तत्कालीन चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक को पराजित किया था और उसके साथ संधि की थी। तो कौन सा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था और फिर किसको हराने के बाद उसके साथ संधि की थी? तो वो था सेल्यूकस निकेटर। वो कौन था? सेल्यूकस निकेटर। इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और फिर इसके बाद इसके साथ संधि कर ली थी। चलिए आइए हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। जो था चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था, ये सब जानते हैं। तो वहाँ से जो तमिल ग्रंथ थे उनके बारे में ज्ञात हुआ था। तो तमिल ग्रंथ कौन है? तो वो है अहनानूर और मुरनानूर हो जाएगा, बड़ा ऊ, ठीक है। तमिल ग्रंथ जो प्राप्त हुए हैं अहनानूर और मुरनानूर, ये आपके प्राप्त हुए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो था किस जैन मुनि के द्वारा शिक्षा प्राप्त की थी? कौन जैन मुनि के द्वारा शिक्षा प्राप्त की थी? तो उनका नाम था भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा प्राप्त की थी किससे? जैन मुनि से, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन हम लेते हैं, कौन सा बन सकता है? जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था को यूनानी लेखों में किस नाम से जाना जाता है? जो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार को यूनानी जो लेख हैं, यूनानी में लेखों में किस नाम से जाना गया? तो अमित्रोचेट्स के नाम से गया। अमित्रोचेट्स के नाम से जाना गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अशोक का जो अभिलेख है, अशोक के अभिलेख किस भाषा में प्राप्त होते हैं? ठीक है, ज़्यादातर अभिलेख कई भाषाओं में जैसे प्राकृत, पाली आदि सभी में प्राप्त होते हैं उसके, लेकिन सबसे ज़्यादा किस भाषा में प्राप्त होते हैं? तो देर ना करते हुए जान लेते हैं, प्राकृत भाषा में। हालांकि उसके प्राकृत, पाली इन सभी भाषाओं में मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादातर की बात की जाए तो किस भाषा में मिलता है? तो प्राकृतिक भाषा में मिलता है, ठीक है। और क्वेश्चन बन जाए कि कलिंग युद्ध जो था उसके नरसंहार को देखकर किसने युद्ध नीति को त्याग दिया था? जो कलिंग युद्ध था उसमें जो नरसंहार हुआ था उसको देखकर किसने युद्ध की नीति को त्याग दिया था? तो अशोक था। वो अशोक जो था कलिंग युद्ध में, जो पिछले वीडियो मैंने इसको बढ़िया से बताया है कि कलिंग युद्ध में ज़्यादा लाशें देखकर खूनों की नदियाँ ऐसा बहते हुई देखी गई। तो ये सारी चीज़ों देखकर अशोक का मन बहुत दुखी हुआ और उसने क्या किया कि युद्ध की नीति को त्याग दिया। हालांकि उसके राज विस्तार में कमी नहीं हुई, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। कहाँ पे? कलिंग युद्ध में किया हुआ था अशोक ने, और उसने उस समय क्या किया था? हमेशा के लिए युद्ध की नीति को छोड़ दिया था और उसका राज विस्तार होता रहा, ठीक है। और अशोक से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन बनता है कि अशोक के जो मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में, मतलब जो अभिलेख था उसका मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख था, उसमें उसका नाम जो था ईरानी शैली में किस नाम से रखा गया था? तो देव नाम प्रिय। ये ध्यान में रखिएगा,
बस इतना याद कर लीजिए कि अशोक का एक और नाम था जिसका नाम था देवनाम प्रिय। ठीक है, चलिए 8वें क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 8वां क्वेश्चन जो था, शुंग वंश का संस्थापक कौन से था? पुष्य मित्र शुंग। पुष्य मित्र शुंग कौन था? शुंग वंश का संस्थापक था, पुष्य मित्र शुंग था। ठीक है, और एक क्वेश्चन बनता है, सीसा और पोटीन के सिक्के किसने चलवाए थे? सीसा और पोटीन के सिक्के किसने चलवाए थे? तो ये सातवाहनों ने चलवाए थे, सातवाहनों ने चलवाए थे। और इन्होंने और भी सिक्के चलवाए थे, जिसमें तांबा और कांसे का सिक्का चलवाया था, तांबा और कांसे का सिक्का चलवाया था। सातवाहनों ने तांबा और कांसे का भी सिक्का चलवाया था। चलिए 10वें क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब जो भारत में सिक्के बनाए जाते थे उसमें राजाओं के चित्र और तिथि लेखन की प्रथा की शुरुआत कब हुई थी? तिथि और चित्र बनाने की प्रथा कब शुरू हुई थी? तो ये हिंद यूनानी जो शैली आई थी, हिंद यूनानी शैली जब आई तो उस समय सिक्कों पर राजाओं के चित्र और तिथि लेखन की प्रथा चालू हो गई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपका, जो ये है कि कुषाणों की राजधानी तो पेशावर थी। जो कुषाण थे उनकी राजधानी पेशावर थी। तो उनकी एक और राजधानी थी, पेशावर जो आज का पाकिस्तान में है। और उनकी एक और राजधानी थी आपके उत्तर प्रदेश का मथुरा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का मथुरा। सोचिए, यूपी और पाकिस्तान, उस समय 2 राजधानियाँ थी। समझ लीजिए उनका राज्य कितना तगड़ा था। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। महत्वपूर्ण क्वेश्चन में अगर बात करें तो एक नाम मिलता है मुवेनदार। तो मुवेनदार किसके लिए प्रयोग किया गया था? तो ये जो आपके मुवेनदार क्या है, एक तमिल शब्द है। शब्द जो है तमिल शब्द है। मुवेनदार जो है एक तमिल शब्द है। और इसकी चर्चा कहाँ मिलती है? संगम कविताओं में मिलती है। संगम कविताओं में मिलती है। इसमें चर्चा किसकी की गई है? तो इसमें जो थे 3 मुखिया थे, इन्हें 3 मुखिया कहा गया। 3 मुखिया थे, चोल, चेर, पांड। अगर इसका एक मैं ट्रिक बनाना चाहूँ तो चोली चुरा कर पांडे भागा। एक भोजपुरी के गायक हैं रितेश पांडे, तो उनका ऐसे मैं ट्रिक बना दे रहा हूँ कि रितेश पांडे चोली चुरा के भागे। तो चोल, चेर और पांड। हालांकि मैंने हंसाने के लिए, ऐसे मजाक के लिए कहा है, ट्रिक की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ट्रिक से यार दुनिया नहीं चलती है। शॉर्टकट कभी जीवन को सफल नहीं बना सकता है। याद करिए, समझिए, याद भी मत करिए, समझने की कोशिश करिए। अगर याद करेंगे तो आज याद करेंगे, सुबह भूल जाएगा, जो कि आपके साथ या सबके साथ होता है। तो याद मत करिए। अपने नरेंद्र मोदी जी को देखिए भाई, जो कि बिना देखे ही भाषण देते हैं। हालांकि कभी कभी गलत भाषण भी बोल देते हैं, तो वो एक मानवीय त्रुटि कही जाएगी। जो आप शिक्षण कौशल पढ़ेंगे तो उसमें गलतियों का होना मानवीय त्रुटि कहा जाता है, जो भी एक सीखने का अंग होता है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि जैसे अभी मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको मौखिक रूप में ही पढ़ा रहा हूँ और याद कर करके बता रहा हूँ। एक सीरीज वाइज में लेके चलो। आप रट्टा मारेंगे तो नहीं, इतिहास को समझ लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये आपका हो जाएगा, भारत में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? भारत में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो ये आपके कुषाण थे। कुषाण जो थे सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा जारी करते थे। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको ले लेता हूँ। हाँ, रेशम बनाने की जो कला थी, रेशम बनाने की कला जो थी, तो कब खोज हुई थी? तो इसका 7000 साल पहले,
7000 साल पहले रेशम बनाने की कला की खोज हुई थी। हाथ दर्द करने लगा भाई, कैमरा पकड़े पकड़े। ठीक है, रेशम बनाने की कला जो थी ये आपका 7000 साल पहले हुई थी। एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है कि जो एक समूह होता था, श्रेणी नाम का जो एक समूह होता था, उसको क्या कहते थे? तो उसको श्रेणी जो था एक शिल्पकारों का समूह होता था। ठीक है, श्रेणी जो है एक शिल्पकारों का समूह होता है। इसको भी मैं लिख ही देता हूँ। श्रेणी जो होता था शिल्पकारों का समूह होता था। श्रेणी जो है शिल्पकारों का समूह होता था। और क्वेश्चन सोच रहा हूँ 25-30 क्वेश्चन करवा दूँ। जो आपका एक जो था बंदरगाह था, उस प्रसिद्ध बंदरगाह था, उसका नाम जो था उसका नाम था आरिकामेडु। आरिकामेडु पूछेगा कि आरिकामेडु क्या है, तो आप बताएंगे आरिकामेडु क्या था? एक पत्तन था। पत्तन को क्या कहते हैं? बंदरगाह। अब बंदरगाह क्या होता है, जिनको नहीं पता होगा वो सोचेंगे बंदर जहाँ पे ढेर सारे इकट्ठे होते हैं वो बंदरगाह थे। तो चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिन जिन हमारे प्रिय साथियों को पता होगा कि बंदरगाह क्या होता है वो ज़रूर बताएंगे। ठीक है, कि क्या होता है बंदरगाह? बंदरों का समूह होता है, बंदर और बंदरियों का। जैसे पार्क में जुटते हैं लड़के और लड़कियां, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, ऐसा समूह होता है क्या पत्तन? तो चलिए जिनको पता है वो बताएंगे। 16 नंबर का क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नंबर डालिएगा कि 16वें नंबर का क्वेश्चन है और बंदरगाह लिखकर फिर उसके बारे में बता दीजिएगा कि बंदरगाह क्या होता है। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन होता है जो संगम है। संगम, इलाहाबाद वाला संगम नहीं, संगम जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठीक है, ये इसको आप कर दीजिए वेरी इंपॉर्टेंट में। ठीक है, इसको आप करिए वेरी इंपॉर्टेंट में। संगम क्या होता है? तो भाई याद कर लीजिए, साहित्य, जो साहित्यकार होते हैं उनकी जो सभा आयोजित की जाती है, जो सभा होती है उसको संगम कहा जाता है। ठीक है, जो साहित्यकारों की सभा होती है उसको संगम कहा जाता है। चलिए मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे पास 1-1.5 महीने का समय बाकी है, तो थोड़ा बढ़िया से पढ़ा रहा हूँ कि कुछ छूट ना पाए। अच्छा, मौर्य काल के समय एक जो प्रांत था मौर्य काल के समय एक प्रांत था जिसका नाम था उत्तरापथ। उत्तरापथ, ये आपके लिए नया क्वेश्चन हुआ, जिसका नाम था उत्तरापथ। जो था मौर्यकालीन एक प्रांत था। प्रांत मतलब होता है राज्य। जो राज्य था उत्तरापथ, उसकी राजधानी कहाँ थी? तो याद कर लीजिए, तक्षशिला थी। उत्तरापथ, पथ थोड़ा ट्रिक बनाने की कोशिश करें क्या? उत्तर दिशा, पथ मतलब रास्ता होता है, उत्तर दिशा का रास्ता कहाँ जाता है? तो वही जो जहाँ पे शिला है, शिला, या तो इसको शिला मतलब पत्थर समझ लीजिए, पथ मतलब पत्थर, शिला पथ मतलब रास्ता, और शिला को पत्थर कहा जाता है, तो पथ से पथ समझ लीजिए। या तो एक और बता दूं कि उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? तो उत्तर दिशा में चलते चलते, पथ मतलब रास्ता, रास्ते पर उत्तर दिशा में चलते चलते शीला नाम की लड़की देखें। हालांकि किसी का नाम शीला होगा तो सॉरी करिएगा। ठीक है, सलमान खान वाला शीला हो जाएगा, तो शीला की ... हम नहीं बोलेंगे। चलिए 19वें क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं जो महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन होगा, एक होती ही थी गांधार कला। गांधार कला पर किसका प्रभाव पड़ता था? इसको मैं लिखूंगा नहीं, ऐसे ही आप ऑडियो में समझ लीजिए। गांधार कला पर आपका जो यूनानी सभ्यता होती थी, यूनानी कला होती थी, उसका प्रभाव पड़ता था। ठीक है, और एक क्वेश्चन था कि मौर्य काल में उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध था? मौर्य काल में उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये कंबल बनाने के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? कंबल बनाने के लिए प्रसिद्ध है। एक बात मैं आपको बताऊं, हालांकि एग्जाम से रिलेटेड नहीं है,
विश्व में जितने आप देखते हैं बैच लगे होते हैं, जो ड्रेस होते हैं आर्मी के जवानों के ऊपर सर के टोपी पे जो बना होता है, मतलब जो कढ़ाई की हुई होती है चिन्ह की तरह से, एक तरह से, तो वो सारे कहाँ बनते हैं, तो वाराणसी में बनते हैं। ठीक है, ज़्यादातर देशों के सिपाहियों के जितने बैच बनते हैं वो आपके वाराणसी में बनते हैं, जो धागे की बुनाई होती है। ठीक है, तो उससे मैं रिलेटेड कर रहा हूँ कि कंबल जो होता है, जब इतनी बारीक चीज़ों को बनाया जाता है हाथ से, तो कंबल उत्तर प्रदेश में बनाना कौन सी बड़ी बात है। हालांकि उत्तर प्रदेश के बारे में कभी बढ़िया से चर्चा की जाएगी। कनिष्क का दरबारी, जो कनिष्क था, मैं फैक्ट ही क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक मतलब डॉक्टर कौन था, चिकित्सक कौन था, तो चरक थे। ठीक है, चरक थे। कनिष्क का चरक जो होते हैं बहुत बड़े सर्जन थे, एक तरह से मान लीजिए। कहा जाता है कि ये उस समय जो आपका ये होता है बॉडी ट्रांसप्लांट वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं, शायद ये वो चीज़ें कर देते थे। समझ लीजिए कि उस समय कितनी टेक्नोलॉजी इन्होंने अपने आप में विकसित कर ली थी। ठीक है, तो कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था, तो चरक थे। एम्फोरा, ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एम्फोरा आप प्रैक्टिस से हल करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। एम्फोरा क्या होता है, एम्फोरा क्या होता है, बीटीसी वगैरह किए होंगे तो उसमें जो मैं पढ़ा रहा हूँ सारी बीटीसी की चीज़ें हैं। बीटीसी हुआ, बीएड हुआ, इन सब किताबों में आपको मिल जाएंगे सामाजिक अध्ययन में। जो आपका एम्फोरा है, एम्फोरा जो है वो क्या होता था, एक जार होता था। ये समझ लीजिए, मैं उसका चित्र बना रहा हूँ, एक तरह से समझ लीजिए, अनुभूति करिए। ये एक तरह से जार होता था। ठीक है, समझ लीजिए ये जार है, और इसमें क्या होता था, दो तरफ से हत्था लगा होता था, ऐसे दोनों हाथों से पकड़ के उठा लिया था। इसके अंदर सामान भरते थे, मतलब एक जार होता था जो दोनों तरफ से हत्था लगा होता है, उसे क्या कहा जाता है, एम्फोरा कहा जाता है। ये आई थिंक ये आपका किसी सभ्यता में प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो अच्छा एक और क्वेश्चन बनता है, जो रोमन साम्राज्य था, रोम वाले थे, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को किस नाम से जाना जाता था, काली मिर्च को किस नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन मैं और बताऊंगा, उसे काला सोना कहा जाता था, काला सोना। ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है आपका, और सामाजिक अध्ययन में ही बनता है। यहीं से मैं क्लियर करवा दे रहा हूँ, जिससे मेरे साथी जो हैं, मुझे पता है तो मैं उसमें, काली मिर्च के बारे में अगर बात की जाए तो काला सोना कहा जाता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन मिले कि काला सोना किसे कहा जाता है, काला सोना किसे कहा जाता है, अगर ऑप्शन में काली मिर्च नहीं दिया है, मतलब काली मिर्च नहीं दिया है, तो आप क्या कहेंगे। अगर वहाँ पे आपको पेट्रोलियम मिल जाए, पेट्रोलियम मिल जाए, पेट्रोलियम में आपका पेट्रोल डीजल जो ज़मीन से आपके मिलते हैं पदार्थ, ठीक है, उसे आप काला सोना कहेंगे। ठीक है, पेट्रोलियम जो होता है, आपके सारी चीज़ें आ जाती हैं पेट्रोलियम में, पेट्रोलियम आपको वर्ड ही मिलेगा, पेट्रोलियम मिलेगा, तो उसे काला सोना कहा जाता है। हालांकि जो कोयला होता है उसे शायद काला हीरा कहा जाता है, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा, कोयले को। ठीक है, तो काला सोना पेट्रोलियम को भी कहा जाता है, काली मिर्च को भी काला सोना। काली मिर्च को कौन काला सोना कहता था, तो ये आपके जो रोम साम्राज्य था, या विदेशी समझ लीजिए, जो विदेशी थे काली मिर्च को काला सोना के नाम से जानते थे। चंद्रगुप्त का गुरु कौन था, तो पूरी दुनिया जानती है कि चंद्रगुप्त के गुरु जो थे चाणक्य थे। अब एक और क्वेश्चन यहीं से बनता है, चाणक्य का अन्य नाम क्या है, तो चाणक्य का अन्य नाम है कौटिल्य। ये पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा गया है, चाणक्य को और क्या कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं। मैं एक और आपको बताता हूँ, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है चाणक्य को। ठीक है, अशोक का धम्म क्या था, अशोक का धम्म क्या था, ऑडियो में ही सुन लीजिए कि अशोक का धम्म कहता है कि अच्छे व्यवहार का सिद्धांत। खैर कहना नहीं चाहिए कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। इतने युद्ध करने के बाद अशोक
को ज्ञान प्राप्त होता है और उन्होंने धम्म का निर्माण करते हैं, अशोक का धम्म चलता है और फिर उन्होंने युद्ध की नीति को त्याग करके बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। और पिछले वीडियो मैंने पढ़ाया था कि उन्होंने अपनी पुत्री को, जो महेंद्र था और एक थी उनकी पुत्री थी, उनको क्या करते हैं, वो विदेश भेजते हैं। किस लिए? श्रीलंका भेजते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, तो एक बात, जो व्याकरणाचार्य थे उनका मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि जो व्याकरणाचार्य थे तो मतलब कई विद्वान ऐसे थे जिनमें समानता होती थी, जैसे आपस्तंभ थे, बौधायन थे, कात्यायन थे, मानव थे, पाणिनि थे, पिंगल थे, याज्ञवल्क्य थे। तीनों एक समानता यह थी कि ये लोग क्या थे, ये लोग व्याकरणाचार्य थे, व्याकरण के बारे में जानते थे। ठीक है, सभी क्या थे, व्याकरणाचार्य थे। हमारा क्वेश्चन कितना हुआ था चेक कर लूँ मैं, 22 हुआ था। मैंने 30 क्वेश्चन का वादा किया है तो ले चलता हूँ, क्वेश्चन बनाने पड़ रहे हैं यार। शाकुंतलम किसने लिखी थी? शाकुंतलम किसने लिखी थी जिसमें शकुंतला का वियोग था? तो कालिदास थे और इन्हें कालिदास थे। और कालिदास को क्या कहा जाता है? भारत का क्या कहा जाता है? शेक्सपियर कहा जाता है, शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को जाना जाता है। अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम 22, 23, 24। ठीक है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य शासक कौन था? लास्ट मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ था। कितने हो गए? 23, 24, 25। चलिए मैं बताता हूँ। शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की थी। शक काल की, जो शक संवत आज भी हमारे देश में चलता है, उसकी शुरुआत किसने की थी? देखिए साथियों, ये यूपी टेट 13 नवंबर, मैं डेट बता देता हूँ, 2011 को पूछा गया था। यूपी टेट 13 नवंबर 2011, मतलब जो पहला यूपी टेट हुआ था उसी में पूछा गया था कि शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो ये कनिष्क ने की थी 18 ईस्वी में। 18 ईस्वी में शक संवत, 78 ईस्वी, 78 लिखा ही हूँ, बोल रहा हूँ लिख रहा हूँ 78 और बोल रहा हूँ 18। 78 ईस्वी में, किसमें? 78 ईस्वी में से इसको मैं थोड़ा और डार्क कर रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में प्रतीक बन जाए। 78 शक संवत, जो आपका भारतीय संवत अभी चलता है, वो 78 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा। ठीक है, कनिष्क के द्वारा हुआ था। ठीक है, कनिष्क के द्वारा हुआ था। 26वां क्वेश्चन मैं लेके चलता हूँ। औषधि से किसका संबंध है? तो औषधि से किसका संबंध है? अगर क्वेश्चन बने कि औषधि से किसका संबंध है, तो आपका ये हो जाएंगे, औषधि से आपका संबंध हो जाएगा चरक का, तो मैंने अभी बताया, दरबारी हो गए। सुश्रुत हो जाएंगे, समझ लीजिए ये लोग, यहीं से आप बना लीजिए कि चरक हो गए, सुश्रुत हो गए, और एक थे धन्वंतरी। ये लोग औषधि से संबंधित थे। 26, 27, 28, 29, 23। टारगेट बनाइए तो उसको कंप्लीट करिए, टाइम कितना भी लगे। चलिए 27वां क्वेश्चन हम लेते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। अब इसको इसमें तो नहीं समझ, हाँ, सातवाहन वंश जो था, सातवाहन वंश के शासकों की कार्यकालीन भाषा क्या थी? इनके सातवाहनों के वंश की कार्यकालीन भाषा जो थी प्राकृत भाषा थी। आप देखेंगे तो पुराने समय में प्राकृत भाषा ज़्यादा ही प्रचलित थी। और मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य सम्राट की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र
को वर्तमान में क्या कहा जाता है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मैं ये दे रहा हूँ जो बताने के लिए, पाटलिपुत्र को वर्तमान में क्या कहा जाता है, पाटलिपुत्र को वर्तमान में क्या कहा जाता है, ये आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखते हैं कितने वीरों में दम है। अगर आप में दम है तो इस क्वेश्चन का आंसर दे के दिखाइए। अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ते होंगे तो बाबा जी का ठुल्लू कपिल शर्मा वाला। ठीक है, 29वां क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। 29वां क्वेश्चन, इंडिका के लेखक, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंडिका के लेखक। ये बार बार यूपी टेट में पूछा गया है और भारत के जितने टेट हैं सब में पूछा गया है कि इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगस्थनीज है, मेगस्थनीज है। इंडिका के लेखक कौन है, मेगस्थनीज है। अच्छा, सत्यमेव जयते जो था, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है और ये उपनिषद का सबसे छोटा उपनिषद है। ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया सबसे छोटा उपनिषद, और सबसे बड़ा उपनिषद क्या, बृहदरण्यात्यक करके है। ठीक है, वो सबसे बड़ा बृहद है, तो बृहद मतलब बड़ा, ऐसे समझ लीजिएगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए आखिरी क्वेश्चन, हालांकि 30 हो गए इसको लेके, लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपको और बता चाहता हूँ कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, बच्चे बच्चे को पता है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अच्छा 30वें क्वेश्चन के लिए मैं एक जान लीजिए, खैर छोड़िए, 30वें क्वेश्चन को मैं एक लेता हूँ जो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, जो आपकी आज के समय में जनगणना होती है कि कौन जिंदा है कौन मर गया है, इन सब चीज़ों की जो जनगणना होती है वो किस काल में सबसे पहले की गई थी। मतलब पंजीकरण 2 प्रकार का होता है, जन्म पंजीकरण और मृत्यु पंजीकरण। जन्म का मतलब होता है आप जन्म पंजीकरण नहीं करवाएंगे तो आप देश के नागरिकता के लिए जन्म पंजीकरण करवाया जाता है, ब्लॉक वगैरह पे होता है, डॉक्टर वगैरह कर देते हैं। हालांकि अस्पतालों में पैदा होते ही जन्म पंजीकरण हो जाता है या करवाया जाता है ब्लॉक वगैरह पे जाके। मृत्यु पंजीकरण इसलिए करवाया जाता है कि जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी संपत्ति उनके परिवार को प्राप्त हो जाए, और जो वोट देने का अधिकार वगैरह होता है उन सब चीज़ों को उस लिस्ट से हटाया जाता है। जैसे आपका अभी देखेंगे ग्राम प्रधान का चुनाव होने वाला है, तो उसमें वोटर आईडी वगैरह का करेक्शन चल रहा है, तो उसमें कौन जिंदा है कौन मृत्यु हो गई है, तो ये हो गया पंजीकरण। तो इसका जो था सर्वप्रथम भारतीय इतिहास में, भारत के इतिहास में, अब ये मत कहिएगा कि अंग्रेजों द्वारा किया गया था, नहीं तो हम बाबा जी का ठुल्लू वही देंगे आपको, कपिल शर्मा वाला। भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण किस काल में किया गया है, तो अरे यार शुरू से ही पढ़ा रहे हैं, चाणक्य, कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, पूरा चल रहा है, अशोक चल रहा है। जब पूरा लेसन ही मैं आपको, सारे क्वेश्चन ही मैं मौर्य काल से आपको जुड़े हुए ज़्यादातर पढ़ा रहा हूँ, तो ये किस काल में हुआ था, मौर्य काल में शुरू हुआ था, मौर्य काल में ही शुरू हुआ था। क्या पंजीकरण का कार्य, जन्म और मृत्यु का लेखा जोखा, जन्म और मृत्यु का, इस पे देखिए मैं कितना जोर, जिस क्वेश्चन को मैं ज़्यादा जोर दे के पढ़ाऊँ समझ लीजिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पंजीकरण मतलब जन्म और मृत्यु का लेखा जोखा किस काल में होता है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत में पहली बार शुरू हुआ था। तो चलिए मैं बता देता हूँ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या था, तो ये आपका भी मौर्य काल से लिया गया है, सारनाथ के स्तंभ से। सारनाथ का स्तंभ किसका, अशोक के द्वारा बनवाया गया था। सारनाथ का स्तंभ जो है, देखिए 2 क्वेश्चन मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैं बोलूँगा हर चीज़, भले ही मैं हंसी मजाक कर लूँ वो बात दूसरी है, वो चीज़ दूसरी है, लेकिन मैं आपको फैक्ट दे के जाऊँ, मजाक में भी 1-2 क्वेश्चन दे के जाऊँगा। तो चलिए पूरे आधे घंटे हो गए, 30 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट, पूरा यूपी टेट वाला सिस्टम कर दिया यार, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन। 150 मिनट का पेपर होता है यूपी टेट में, 150 मिनट में 150 क्वेश्चन। अब जोड़ लीजिए 1 मिनट में 1 क्वेश्चन। अगर आपका ये देखिए आपका पर्यावरण, सीटेट का था ये, ठीक है, यूपी टेट का जूनियर में ये आपको
फंसेगा। ठीक है, यूपी टेट के, लेकिन ये इंडिका जो है यूपी टेट के पर्यावरण में पूछा जा सकता है। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।